नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपी पीएससी विथ अमित के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने पार्ट 1 में स्थायी बंदोबस्त के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि 1757 और 1757 यानी प्लासी के युद्ध के बाद, प्लासी और 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने भारत में भू राजस्व कर वसूलना शुरू किया। कहाँ पे? BBO यानी बी से बंगाल, बी से बिहार और ओ से ओडिशा। बंगाल, बिहार और ओडिशा में। इसके बाद हमने इसमें देखा था कि 1772 ईस्वी में वहाँ के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग के समय अंग्रेज़ों ने भू राजस्व वसूलने के लिए एक पंचसाला बंदोबस्त की शुरुआत की थी, लेकिन इसके पंचसाला बंदोबस्त को 1777 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने इसे समाप्त करके पंचसाला व्यवस्था को अंग्रेज़ों ने 1777 ईस्वी में समाप्त करके इसके स्थान पर एक साला बंदोबस्त का निर्माण किया और इससे ही परंपरागत रूप से उनने अपना भू राजस्व कर वसूलते रहे। और 1793 ईस्वी में, इसके बाद 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल था, जिसने इसको एक साला बंदोबस्त को स्थायित्व में लाया। इसीलिए इसे स्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना गया। हमने इसमें देखा था कि जमींदार जो थे वो किसानों का समय समय पर शोषण भी करते थे, और हमने पूरा डिटेल से इसके बारे में पढ़ा था। तो आज हमारा जो पार्ट 2 है इसमें हम लोग अपना दूसरा बंदोबस्त पढ़ेंगे, जिसका नाम है रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जो जनक कहे जाते हैं उनका नाम था कैप्टन मुनरो और टॉमस रीड। इसमें हम लोग रैयतवाड़ी बंदोबस्त में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इसका सामान्य परिचय देखेंगे कि यह कितने भूभाग पर, हमारे भारत की भूमि के कितने भूभाग पर इसको लागू किया गया, इसमें कौन ज़मीनों का मालिकाना हक किसके पास होता था, इसमें अंग्रेज़ों को कितना दिया जाता था भू राजस्व कर, यह सब हम लोग सामान्य परिचय में देखेंगे। फिर देखेंगे कि इसका कारण क्या था, रैयतवाड़ी बंदोबस्त लाने का कारण या तर्क क्या था अंग्रेज़ों का। इसके बाद हम लोग इसकी विशेषताओं को देखेंगे, और इसके बाद इसके हम लोग प्रभाव देखेंगे, जो कि एक सकारात्मक प्रभाव होता है और एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले सामान्य परिचय देखते हैं। अंग्रेज़ों ने जब भारतीय क्षेत्रों की विजय कर ली, तब भारत में कई प्रकार की भू राजस्व प्रणालियों की स्थापना करके कृषकों से भू राजस्व वसूलना शुरू किया। इन्हीं राजस्व प्रणालियों में से रैयतवाड़ी व्यवस्था भी हमारे सामने आई। इसमें अंग्रेज़ों ने किसानों के साथ अपना संबंध स्थापित किया था। इसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था में अंग्रेज़ों ने किसानों के साथ अपना संबंध स्थापित किया था। उसके बाद क्यों किया था देखें, क्योंकि इस व्यवस्था में कृषकों के साथ सरकार ने अपना संबंध
स्थापित किया था। यानी कि जो सरकार था वो भी कृषकों के साथ अपना संबंध स्थापित किया था। इसीलिए इसे भू राजस्व की रैयतवाड़ी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। रैयतवाड़ी को कहीं कहीं बुक में रैयतवाड़ी भी लिखा जाता है, तो आप लोग इससे परेशान नहीं होइएगा। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था के कारण क्या थे लाए जाने के। तो इस व्यवस्था के लाए जाने के हमें भौगोलिक, सामाजिक, उदारवादी, उपयोगितावादी और आर्थिक कारक दिखाई पड़ते हैं। कौन कौन से? भौगोलिक कारण, सामाजिक कारण, उदारवादी कारक और उपयोगितावादी कारण और आर्थिक कारण दिखाई पड़ते हैं। पहला इसमें पॉइंट है, अंग्रेजों ने प्रारंभ में जब जमींदारी व्यवस्था को बंगाल, बिहार, ओडिशा के क्षेत्रों में मुख्य रूप से लागू किया, तब यह क्षेत्र भौगोलिक रूप से बड़े बड़े भूखंडों में बटा था। यानी जो हमारा यहाँ पर बिहार स्थित है, ये बंगाल हो गया, ये ओडिशा हो गया, तो यहाँ पे जब मुख्य रूप से लागू किया गया था तो भौगोलिक रूप से ये बड़े बड़े भूखंडों में बटे थे। लेकिन दक्षिण भारत के क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ का भूखंड जो है वो छोटे छोटे खंडों में विभक्त था। ये सब भूखंड जो है छोटे छोटे खंडों में विभक्त था। फलता यह जमींदारी नहीं बल्कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के अनुकूल था। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यह जमींदारी तो हो नहीं सकती छोटी छोटी, क्योंकि यहाँ पर था, तो यह एक रैयतवाड़ी व्यवस्था के अनुकूल दिखाई दिया। तो ये एक हमारा भौगोलिक कारण हो गया। दक्षिण भारत में उत्तर भारत के जैसे बड़े बड़े जमींदार नहीं थे, यहाँ पर छोटे छोटे किसान थे। फलतः सामाजिक रूप से यह क्षेत्र रैयतवाड़ी व्यवस्था के अनुकूल था। यहाँ पे बड़े बड़े जमींदार नहीं होने के कारण छोटे छोटे किसान होते थे, और इसलिए हम कह सकते हैं कि यह सामाजिक रूप से यह क्षेत्र रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने पर जब चर्चा चल रही थी, तब यूरोप में इस समय कई विचारधाराएं हमारे सामने आई थी जो निम्नलिखित हैं। पहला क्या है? पहला है उदारवादी विचारधारा, दूसरा है उपयोगितावादी विचारधारा और तीसरा है आर्थिकवादी विचारधारा। यूरोप में इस समय उदारवादी विचारधारा बड़े पैमाने पर प्रचारित और प्रसारित हो रही थी। इस विचारधारा के प्रसिद्ध दार्शनिक में होब्स महोदय और लॉक और रूसो। कौन? होब्स, लॉक और रूसो महोदय ने का महत्वपूर्ण स्थान था। किसका? यूरोप में इस विचारधारा के प्रसिद्ध दार्शनिकों में हॉब्स महोदय, लॉक महोदय और रूसो महोदय का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। इन्होंने यह माना कि राज्य को अपने क्षेत्र में उदारवादी नीतियों का विकास करना चाहिए, जिससे राज्य और जनता दोनों की हितों की रक्षा की जा सके। इसके बाद इस समय यूरोप में उपयोगितावादी विचारधारा भी पनप रही थी बहुत ही जोरों शोर से। तो इसका मुखिया जो थे वो थे जर्मी बेंथम। इनके उपयोगितावादी विचारधारा के जनक कहे जाते थे या मुखिया कहे जाते थे। इन्होंने अब इसमें हमें इसके शिष्यों जर्मी बेंथम के शिष्यों
जैसे जेम्स मिल और जे.एस. मिल के बारे में भी पता चलता है। इन्होंने मिलजुल कर यह कहा कि राज्य को ऐसी नीतियों का विकास करना चाहिए जिससे अधिकतम लोगों को लाभ मिले। यानी इसमें कहा गया था कि जो उपयोगितावादी विचारधारा के मुखिया थे उनका नाम था जर्मी बेंथम के द्वारा, और इनके शिष्य जे एम मिल और जेम्स मिल, इन्होंने बताया कि ये दोनों मिलजुल ये बात कहें कि राज्य को कोई ऐसी नीतियां लानी चाहिए जिससे राज्य को भी और अधिक से अधिक लोगों को भी लाभ प्राप्त हो। इसके बाद अगला आता है, इस समय यूरोप में अत्यधिक उदारवादी विचारधारा हमारे सामने थी। इसी को हम क्लासिकल विचारधारा के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रतिनिधित्व माल्थस और रिकार्डो ने किया था। रिकार्डो ने अपने लगान के सिद्धांत में जमींदारों को अनउपजाऊ वर्ग बताया। फलतः उपर्युक्त विचारधाराएं रैयतवादी व्यवस्था के अनुकूल थीं। ये जो विचारधाराएं थे, उदारवादी विचारधारा, उपयोगितावादी विचारधारा और क्लासिकल विचारधारा, ये सब किसके अनुकूल थे? रैयतवादी व्यवस्था के अनुकूल थे। आगे हमारा है रैयतवादी व्यवस्था की विशेषताएं क्या थी, इससे क्या लाभ हुआ किसानों, जमींदारों या अंग्रेजों से, इसकी क्या क्या विशेषताएं थे, इसको हम लोग देखेंगे। यह व्यवस्था भारत भूमि के सबसे अधिक भाग 51% पर लाई गई थी। 51% पर लाई गई थी। सेम टू सेम ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस व्यवस्था में भूमि का मालिकाना हक किसानों को मिला। याद रहे, इसमें भूमि का मालिकाना हक किसे मिला? किसानों को। जबकि स्थायी बंदोबस्त में किसको मिला था? तो स्थायी बंदोबस्त में वो मिला था किसको? जमींदारों को। इसीलिए जमींदार जो है वो समय समय पर उनका शोषण भी करते थे किसानों का। तो रैयतवादी व्यवस्था में भूमि का मालिकाना हक किसको दिया था अंग्रेजों ने? कृषकों को। इस व्यवस्था में सरकार के अधिकारी और कर्मचारी कृषकों से उनकी आय के 1/2 भाग यानी 50% के रूप में लगान वसूलते थे। यानी अगर किसान जो है उनका आय 100 रुपया है तो उसका 1/2 भाग जो है वो किसानों से अंग्रेज लगान ले लेते थे। यानी कितना? 100 में अगर 1/2 लेंगे तो 50 रुपया वो लोग अपना 50 रुपये खुद ले लेते थे लगान अंग्रेज, 1/2 भाग। इस व्यवस्था को अंग्रेजों ने सर्वप्रथम 12 महल, उसके बाद मद्रास, उसके बाद बम्बई, उसके बाद कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में और असम में लागू किया। कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में और असम में लागू किया। कहाँ पे? 12 महल, मद्रास, बम्बई, कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों और असम में लागू किया। इस व्यवस्था में भूमि को खरीदने और बेचने का अधिकार जो था वो किसानों को था। इसमें भूमि को खरीदने और बेचने का अधिकार किसको दिया गया? कृषकों को दिया गया। इसके प्रभाव देखेंगे जो कि नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव हैं रैयतवादी व्यवस्था के। तो इस व्यवस्था के हमारे सामने सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते थे। सकारात्मक परिणाम के रूप में ज़्यादातर लाभ कंपनी को मिला। इस समय कंपनी को भू राजस्व के रूप में 1/2 भाग नियमित रूप से प्राप्त होता रहा, जबकि इसमें भी आवश्यकता अनुसार अंग्रेज समय समय पर बढ़ोतरी कर देते थे। इस पैसे का प्रयोग अंग्रेजों ने भारत में अपने साम्राज्य विस्तार में किया।
दूसरी तरफ इस व्यवस्था से कृषकों को भी लाभ प्राप्त होता था, क्योंकि इस व्यवस्था में कृषकों को भूमि का मालिकाना हक मिला हुआ था। इस व्यवस्था के हमें नकारात्मक पक्ष या दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। इसमें अंग्रेजों ने समय समय पर भू राजस्व की दर बढ़ाई, जिससे कृषकों का शोषण बढ़ा। नकारात्मक पक्ष में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने समय समय पर लगान जो है या भू राजस्व कर जो है वो बढ़ाया, जिससे अंग्रेजों का शोषण होने लगा। जैसे कहें 1/2 भाग देते थे, तो कभी कभी ये लोग बढ़ा देते थे, उसको 1/2 से भी ज़्यादा कर देते थे। और क्या नकारात्मक प्रभाव में है, इस व्यवस्था में भू राजस्व कर की दर अधिक थी, फलतः कृषकों को भू राजस्व कर ज़्यादा देने के अलावा कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता था, जिससे कृषक निश्चित समय पर भू राजस्व देने में पिछड़ जाते थे। ऐसी विषम स्थिति में कृषक जो हैं वो खुद खोरों के पास जाते थे। खुद खोरों यानी इसको हम लोग आज के समय जो कहते हैं, जो ब्याज देकर पैसा देते हैं, उस टाइप के जो हैं उसे क्या कहते थे, खुद खोरों के पास जाते थे और खुदखोर इन कृषकों को ब्याज पर पैसा देने का कार्य करते थे। लेकिन इस समय खुदखोर कृषकों से एक करारनामा भी करवा लेते थे, जिसमें कृषक यदि निश्चित समय पर निश्चित धनराशि पर संपूर्ण रकम वापस नहीं करता, तब सुदखोर सरकार की मिली भगत से कृषकों से उनकी ज़मीन छीन लेते थे। तो यहाँ पे हमारा रैयतवाड़ी व्यवस्था समाप्त होता है। इसके बाद एक और व्यवस्था है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है महालवाड़ी व्यवस्था, जिससे नाम से ही पता है महाल यानी मकान संबंधित यह व्यवस्था थी। महल, चलिए देखते हैं। इसमें सामान्य परिचय, कारण और तर्क, विशेषताएं और प्रभाव हम लोग पढ़ेंगे। परिचय में देखेंगे, अंग्रेजों ने अपने समय काल में भू राजस्व वसूलने की महालवाड़ी बंदोबस्त प्रथा का विकास किया। इसे महालवाड़ी इसलिए कहा गया क्योंकि अंग्रेजों ने इसमें महाल यानी मकान अर्थात गांव के साथ अपना भू राजस्व संबंध स्थापित किया। महल या अर्थात हम लोग कह सकते हैं गांव के साथ, गांव में ही तो होते हैं मकान और ये सब, तो इसलिए हम कह सकते हैं गांव के साथ अपना भू राजस्व संबंध स्थापित किया। महालवाड़ी बंदोबस्त के कारण क्या थे लाने के, इस व्यवस्था के हमें आर्थिक और सामाजिक कारण मुख्य रूप से दिखाई पड़ते हैं। अंग्रेजों ने स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त को जब लागू कर दिया, तब अभी भी भारत भूमि का 30% हिस्सा बचा था। कितना? 30% हिस्सा बचा हुआ था। इस भाग में ग्राम समुदाय की भावना अत्यंत बलवती थी। इसीलिए यह क्षेत्र महालवाड़ी व्यवस्था के नाम से व्यवस्था के अनुकूल था। अंग्रेजों ने इस व्यवस्था में अपने आर्थिक हितों को वरीयता दी और अब ऐसी कर प्रणाली के बारे में उन्होंने सोचा जिसमें उनको समय समय पर कर की राशि बढ़ती हुई मिलती रहे। यह बात भी महालवाड़ी प्रथा के नज़दीक थी। महालवाड़ी व्यवस्था की विशेषताएं, इस व्यवस्था के जनक हॉल्ट मैकेंजी थे। इसको भारत भूमि के कुल 30% भाग पर लागू किया गया। इसको पंजाब, उत्तर प्रदेश और संयुक्त प्रांत में मुख्य रूप से लागू किया गया, जिसमें इसको वाराणसी और गाजीपुर के क्षेत्र में लागू नहीं किया गया था या शामिल नहीं किया गया था। इसके बाद इस व्यवस्था में अंग्रेजों ने कर वसूलने की इकाई
गांव को माना, जबकि गांव के कृषकों से भू राजस्व कर इकट्ठा करके अंग्रेजों को कर देने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया या प्रधान की थी। इसके बाद महालवारी व्यवस्था के प्रभाव, नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। इस व्यवस्था से अंग्रेजों ने अपने हितों की रक्षा तो की, लेकिन इस व्यवस्था ने कृषकों के ऊपर शोषण बड़े पैमाने पर शुरू किया था। इसी के द्वारा गांव का मुखिया या लंबरदार या प्रधान एक समय जो कृषकों के हितों की रक्षा करता था, अब वह कृषकों का ही स्वार्थ बस शोषण करना प्रारंभ कर दिया। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो है महालवारी व्यवस्था भी समाप्त हो गया। इसी के साथ हमारा स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवारी बंदोबस्त के साथ यह भी समाप्त हो गया। यह चैप्टर जो कि था अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व की नीतियां जो बनाई गई थी, इसको हम लोगों ने पूरे विस्तार पूर्वक समाप्त कर लिया। आप लोग वीडियो पर नए हों तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।